1969 में एक एडवेंचर मैगजीन रिपोर्टर जिसका नाम था मिल्ट मैकलिन, उसने उड़ान भरी न्यू गिनी के लिए अपने पूरे फिल्म क्रू के साथ। मकसद था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का एक मिसिंग व्यक्ति के ऊपर जो न्यू गिनी में ही कहीं गुम हो गया था। उनका होप तो एक्चुअली यही था कि किसी तरह वो उस इंसान को ढूंढ सके और उसको अपने डॉक्यूमेंट्री में फिल्मा सके, पर डॉक्यूमेंट्री का काम अब लगभग खत्म हो चला था। पर हर जगह शूटिंग के बावजूद और हर जगह ढूंढने के बावजूद उनको वो इंसान कहीं भी नहीं मिल पाया। तब आखिरकार मिल्ट को वापस लौटना पड़ा, सिर्फ उन सारे फुटेजेस के साथ जो उन्होंने फिल्माया था। उन्होंने कभी भी उन फुटेजेस को कभी ढंग से देखा भी नहीं और यूं ही 40 साल गुजर गए। पर 40 साल बाद उन फुटेजेस को फिर से निकाला गया क्योंकि एक और फिल्म क्रू इस मिसिंग केस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। और जब उन्होंने फुटेजेस को देखा, उनको उनमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ी जिस पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं सब बताऊंगा, पर सबसे पहले जरूरी बात कि उनको क्या मिला था और इसमें उस इंसान के बारे में क्या पता चला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल THS विला दी हाउस ऑफ स्टोरीज में। हम ऐसे ही मिस्टीरियस डार्क स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से बिना कुछ सोचे इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि माइकल की तरह कहीं मैं भी गुम ना हो जाऊं। दिन था शनिवार 18 नवंबर की सुबह 1961। एक 23 साल का नौजवान जिसका नाम था माइकल रॉकफेलर एक बोट पर सवार होकर अपने साथियों के साथ न्यू गिनी के समुद्र में घूम रहा था। पर उसके बोट का मोटर अचानक से ही बंद हो गया, जिसको बार बार उसके रस्सी को खींचकर चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मोटर बोट दोबारा चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। माइकल और उसका छोटा सा दल यूं ही लहरों के साथ बहता जा रहा था। पर अभी उनका सबसे बुरा सिचुएशन नहीं था क्योंकि आगे तो कुछ और भी बुरा होने वाला था। माइकल और उसका दल एक छोटे से बोट पर थे जिसको कैटरमैन कहा जाता है। माइकल और उसका दल न्यू गिनी के बहुत ही खूबसूरत हरे भरे जंगलों में समुद्र तटीय रेखा के पास घूम रहे थे, जिसमें उनको बड़ा ही मजा आ रहा था। पर जब वो एक ऐसे एरिया से होकर गुजर रहे थे जहाँ का पानी शांत नहीं था और एक ऐसी एरिया में पहुँच गए थे जहाँ नदी का पूरा पानी समुद्र के नीले पानी के साथ मिलता है, और जब समुद्र का पानी नदी के तेज लहरों से टकराती है तब बहुत ही तेज लहरें उठती हैं और ये बहुत ज्यादा तेजी से बोट पर भी आते जा रही थी, जिससे उनके बोट पर पानी भरने लगा और बोट डूबने लगी। इस सिचुएशन में माइकल ये भी देख पा रहा था कि पानी के बहाव के चलते वो बोट भी समुद्र के तट से दूर और दूर होता जा रहा है। माइकल के टीम में और 3 लोग थे, रेने नाम का एक फ्रांसीसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और 2 टीनेजर्स जिनका नाम था साइमन और लियो। वास्तव में वो दोनों अस्मत गाइड्स थे। अस्मत एक्चुअली न्यू गिनी में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति है और इन्हीं को देखने के लिए माइकल और उसका दल यहाँ आए हुए थे। असल में उस नदी के ठीक ही पीछे समुद्र तट के किनारे वो रहते थे। माइकल को असल में उन जनजातियों द्वारा बनाए गए कलाकृतियों को लेकर एक अलग सा ही जुनून था, खास तौर से एक प्रकार की लकड़ी से बने हुए खम्बे जो उन ट्राइबल्स के उन लोगों द्वारा कार्विंग किया जाता था। जो लोग लकड़ी की नक्काशी करने में मास्टर थे, वो एक बड़े पेड़ को काट कर उसको एक पीस में ही नक्काशी करके ऐसी आकृति उकेरते थे जिससे ऐसा लगता था कि एक आदमी के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ हो। पर वो अस्मत ट्राइब्स ये सब इसलिए नहीं करते थे कि उनको कोई कला प्रतियोगिता में जाकर भाग लेना है, बल्कि वो सब इसलिए करते थे कि वो मानते थे इन सब पुतलों में उनके पूर्वजों की आत्मा रहती है, जिन्होंने उनके कबीले के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान गंवाई, और उनकी आत्माएं इन पुतलों में तब तक फंसी रहती है जब तक वो अपने दुश्मनों को ना मार दे या खत्म ना कर दे। इसका मतलब ये है कि ये जनजाति कभी भी इन पुतलों को खोना नहीं चाहती और ना ही कभी वो इनको बेचते हैं और ना कभी फेंकते हैं। ये उनके कल्चर का ही एक जरूरी हिस्सा है।
पर कुछ महीने पहले ही माइकल यहाँ अस्मत जनजाति के बीच आया था और उनको इन खंभों के बारे में पता चला और माइकल को ये लग रहा था कि वो उनसे सौदा करके अच्छे खंबे को पाने में कामयाब हो जाएगा, तो उनसे कुछ सामानों के बदले उन खंभों का सौदा किया। पर उन्होंने माइकल को खंबे तो दिए पर वो उनमें से कोई भी बेहतरीन वाला नहीं था, इसलिए माइकल को संतुष्टि नहीं हुई और वो दोबारा से पहुंच गया उनको लेने के लिए। पर अब वो इस डूबते हुए बोट में फंसा हुआ था और ये देख रहा था कि किनारे से दूर और दूर होता जा रहा है। तभी लियो और रेने ने माइकल से कहा कि अब उनके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो बोट को छोड़कर समुद्र में कूद जाएं और तैरकर तट तक जाएं। इसके अलावा उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और अगर उन्होंने बोट से कूदने में और भी देरी किया तो वो और भी दूर चले जाएंगे, जहाँ से तैर कर आना लगभग असंभव हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि रेने को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था और माइकल बस उस बोट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस बोट पर बहुत सारा सामान था, जैसे कि तंबाकू, फिशिंग लाइन और कपड़े, चॉकलेट वगैरह और भी दूसरी चीजें जो उन ट्राइब्स के पास नहीं होंगी और जिसके सहारे वो सबसे बेस्ट खंबा पाने का सौदा कर सकता था। पर अब माइकल को ये समझ आ चुका था कि अब उसका बोट और उसका सारा सामान डूबने वाला है और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि 2 टीनेजर्स जो कि उनके गाइड्स थे वो तैरकर किनारे तक जाएंगे और उनके लिए हेल्प लेकर आएंगे। पर माइकल और रेने वहीं पर रहकर मदद का इंतजार करेंगे। फिर उन दोनों गाइड्स ने बोट से छलांग लगाई और तट तक जाने के लिए तैरकर एक थका देने वाला सफर शुरू किया। और उस टाइम माइकल को ये एहसास हुआ कि वो घर से कितनी दूर आ चुका है। माइकल को आखिरी बार नहाए हुए भी कई महीने हो चुके थे, इसलिए अब उससे भयानक बदबू आ रही थी। वो पूरी तरह से धूप में झुलसा हुआ था और गंदगी में सना हुआ था। उसके हाथ भी बहुत रूखे और सख्त हो चुके थे। वो सोचने लगा कि भले वो यहाँ फंसा हुआ है, लेकिन उसकी जिंदगी कभी भी ऐसी नहीं थी। वो तो न्यू गिनी या इसके आसपास रहने वाला इंसान भी नहीं था, बल्कि वो तो अमेरिका से था। और वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, बल्कि वो रॉकफेलर फैमिली से बिलोंग करता था। आपको रॉकफेलर्स के बारे में पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। रॉकफेलर्स वो फैमिली है जो दुनिया के उन चुनिंदा फैमिली में से एक है जिनके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा पावर और दौलत है। जी हाँ, माइकल रॉकफेलर एक ऐसे फैमिली से था जो इंसानी इतिहास के सबसे अमीर लोग हैं। जॉन डी रॉकफेलर उनके ग्रैंडफादर थे, जिन्होंने अपने समय में दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम ऑयल कंपनी की शुरुआत की। एक टाइम पर तो उनके हाथ में इतनी ताकत थी कि अमेरिका के सरकार को भी उनसे डर लगने लगा था, क्योंकि ऑयल मार्केट में बस उनका ही मोनोपोली था। इसलिए सरकार को इन पर लगाम लगाने के लिए उनके कंपनी के 100 अलग अलग टुकड़े करने पड़े। और माइकल के जो पिता थे वो आगे चलकर न्यूयॉर्क और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले थे। पर इतनी संपत्ति होने के बावजूद माइकल को कभी रॉकफेलर बनने के लिए मजबूर नहीं किया गया। इसके बजाय माइकल को अपनी पहचान न्यू गिनी के जंगलों में मिली। वो सबसे पहले यहाँ 7 महीने पहले आया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक टीनेजर फिल्म मेकर के दल के साथ, जो यहाँ के उन अनजान आदिवासी जनजातियों पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। पर माइकल को तो जैसे यहाँ के जंगलों में एक रोमांच और इन आदिवासियों के साथ लगाव सा हो चुका था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो 2 आदिवासी कबीलों के बीच लड़ाई को फिल्मा रहे थे। तभी उनका एक तीर आकर सीधा माइकल के कंधे पर लग गया और वो जख्मी हो गया। पर इतना सब होने के बावजूद भी माइकल को ये जगह बहुत पसंद थी। असल में उसने कभी भी अपने परिवार में ये तीर लगने वाली बात नहीं बताई, क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि यदि उसने उनको वो तीर लगने वाली बात बता दी तो उसकी फैमिली अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ के किसी ट्राइब्स जनजाति को नुकसान न पहुँचा दे, क्योंकि वो उन ट्राइब्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उनको और उनके कल्चर को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता था। कहीं ना कहीं वो अपनी परिवार की तुलना में उनको ज़्यादा महत्व देने लगा था। इसलिए जब उसके टीम ने फिल्म मेकिंग का काम ख़त्म किया तब वो
वापस आने वाले दल के साथ अमेरिका नहीं लौटा और इस बीच उसके पिता ने न्यूयॉर्क में एक म्यूजियम का उद्घाटन कर दिया जहां पर न्यू गिनी के कलाकृतियों की तरह ही चीजों का प्रदर्शन किया जा रहा था। अब साल 1960 की शुरुआत हो चुकी थी। बहुत सारे लोग उस म्यूजियम की तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे थे क्योंकि आदिम पिछड़े लोग जैसे कि न्यू गिनी के अस्मत जनजाति द्वारा बनाए गए कलाकृति और उनका जीवन जीने का तरीका कैसा है ये जान सके। पर माइकल को ये लगता था कि वो न्यू गिनी के उन निवासियों को बेहतर समझता था और उसने इस बात की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा रखी थी कि वो उन ट्राइब्स के पास जाकर बेहतर से बेहतरीन कलाकृतियों को अपने म्यूजियम में लेकर आए। माइकल असल में ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि न्यू गिनी के आदिवासियों की कला को देखकर पश्चिमी लोग भी उनकी सराहना करें और उनके दिल में भी उन ट्राइब्स के लिए एक सम्मान की भावना जागे जैसा कि माइकल खुद करता था और आर्ट के जरिए ही ऐसा किया जा सकता था। इसी काम को करने के लिए माइकल ने ये पूरी टीम बनाई थी। रेने एक फ्रांसीसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और वो 2 टीनेजर्स जो कि गाइड्स थे इस वक्त साइमन और लियो बोट से कूदकर उनके लिए मदद लाने गए थे और माइकल और रेने बोट पर ही रहकर उनका वेट कर रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों किनारे तक पहुंचे भी या नहीं और उनको बचाने के लिए कोई आएगा भी या नहीं। अब तक तो उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया, पर उस वक्त जैसे ही उनका ध्यान नीचे की तरफ गया उन्होंने देखा कि उनका बोट तो धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता ही जा रहा है और इसलिए उन दोनों ने बाल्टी उठाई और पानी को निकाल कर बाहर फेंकने लगे। पर वो बोट अब कोई काम का नहीं रह गया था क्योंकि पानी बहुत ही तेजी से बोट के अंदर आता जा रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो इसी तरह पानी बाहर निकाल ही रहे थे, पर तभी एक बहुत बड़ी पानी की लहर आई और उनकी नाव पलट गई। पर किस्मत से किसी तरह उस उल्टे बोट के अंदर एक एयर ट्रैप रह गया था जिससे वो नाव अब भी तैर रही थी। रेने ने नाव को पकड़ लिया और माइकल ने एक गैस की टंकी को पकड़ लिया जो बोट के बाहर गिर गई थी। बस वो इसको पकड़े पकड़े इसी उम्मीद में थे कि जल्दी से साइमन और लियो उनके लिए कोई मदद लेकर आए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो माइकल को खुद ही तैरकर किनारे तक जाने का एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। इसी तरह से वो पूरा दिन निकल गया और अब अगली सुबह हो गई थी और अभी तक माइकल और रैनी पानी में ही उस नाव को पकड़े हुए इंतजार कर रहे थे। माइकल एक बहुत ही अच्छा तैराक था, पर अब वो शायद किनारे से 5 से 10 मील दूरी पर थे और ये दूरी तैर कर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा है। वो भी इस तेज लहरों वाले समुद्र को पार कर पाना नामुमकिन सा काम था। पर माइकल तो रॉकफेलर था और उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो किनारे तक तैर कर जा सकता है, भले ही वो 10 मील की दूरी हो। तब माइकल ने रैनी से कहा, तुम ऐसे ही बोट को पकड़े रखो और मेरा इंतजार करो, मैं पक्का किनारे तक जाकर हमारे लिए मदद लेकर आऊंगा। पर रैनी को उसका ये फैसला सही नहीं लग रहा था और उसने माइकल से ये गुजारिश की, तुम ऐसा काम मत करो, तुम यहीं पर रहो। तब माइकल ने कहा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर माइकल ने अपने कपड़े उतारे और बेल्ट के साथ गैस की टंकी को बांध लिया ताकि उसको पानी पर फ्लोट करने में थोड़ी आसानी हो सके और माइकल ने रैनी से हाथ मिलाकर उसने तैरना शुरू कर दिया। ये दिन था रविवार 19 नवंबर 1961 का। अब माइकल को गए 12 घंटे हो गए थे और अब रैनी वैसे ही बोट को पकड़े माइकल के आने का वेट कर रहा था। तभी अचानक से एक बहुत तेज लाइट सी उसकी आंखें चमक पड़ी। वो लाइट उसके सर के ऊपर से उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से आ रही थी। वो उस फ्लैश को जलाकर सिग्नल दे रहे थे कि हमने तुम्हें देख लिया है और कुछ ही देर में हम मदद भेज रहे हैं। और कुछ ही घंटों में एक बोट वहां पर आ गई और उन्होंने रैनी को बोट पर चढ़ा लिया। और उस बोट के आते ही रैनी ने कैप्टन से पूछा, क्या आपको माइकल रॉकफेलर ने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? और उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, मुझे तो 2 टीनेजर्स लड़कों ने तुम्हारे बारे में बताया। और जैसे ही रैनी ने ये बात सुनी उसके मुंह से निकला,
ओह माय गॉड। माइकल खुद तैर कर गया यहाँ से ये बोलकर कि वो किनारे तक जाएगा और उनके लिए कोई मदद लेकर आएगा, और ये बोलकर 10 मील से भी ज्यादा लंबा एक नामुमकिन सफर के लिए तैरना शुरू कर दिया। और ये बात जब रॉकफेलर फैमिली के पास गई, जैसे उनके परिवार में कोई धमाका ही फट गया। उसके बाद तो जैसे उन्होंने सारी ताकत और सारा पैसा ही झोंक दिया माइकल की खोज करने के लिए। आप सोच ही सकते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर और सबसे पावरफुल फैमिली के सदस्य के साथ ऐसा कुछ हो तो वो क्या कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। बेसिकली उन्होंने माइकल को खोजने के लिए सबसे बड़ा खोजी अभियान चालू कर दिया, जिसमें जहाज, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि उन्होंने यूएस के नेवी को भी इस काम में इन्वॉल्व कर दिया और हर जगह सर्च अभियान चलाया, जिसमें हफ्तों तक हर जगह खोज की गई। और इसी तरह माइकल की खोज सालों तक जारी रही, पर माइकल का अब तक कोई पता नहीं चला। वैसे तो कुछ हफ्तों तक वह खोज अभियान बहुत तेजी से चला, पर उसके बाद धीरे धीरे अलग एजेंसी ने इस अभियान को सालों तक जारी रखा। आखिरकार 1964 तक रॉकफेलर फैमिली को ये मानना ही पड़ा कि माइकल अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर इसके बाद माइकल के बारे में एक अलग ही कहानी फैलना शुरू हो गई कि असल में न्यू गिनी में माइकल के साथ क्या हुआ था। अभी साल चल रहा था 1969 का। रॉकफेलर फैमिली के ये डिक्लेयर कर देने के बाद कि माइकल मर चुका है। इस चीज के 5 साल बीत चुके हैं। एडवेंचर मैगजीन के एक रिपोर्टर ने, जिसका नाम था मिल्ट मैकलिन, को एक मिस्टीरियस ऑस्ट्रेलियन आदमी से ये पता चला कि असल में न्यू गिनी के जंगलों में वो माइकल से मिल चुका है। हालांकि मिल्ट को उसकी बात पर ज्यादा यकीन तो नहीं था, पर उसने ये फैसला किया कि वो अपने एक फिल्म क्रू के साथ न्यू गिनी जाएगा, और उसने माइकल को हर जगह ढूंढा और हर लोकल व्यक्ति से बात की, पर मिल्ट को एक भी छोटा सा सुराग नहीं मिल पाया माइकल के बारे में। मिल्ट अब तक बहुत ही हताश हो चुका था और वो वापस आ गया, और उसने वापस आकर माइकल के जीवन के ऊपर में एक बुक भी लिखी, जो कि बेस्ट सेलर बन चुका था। पर भले ही उसने इस पर एक बुक लिख दी थी, पर अभी भी उसने उन फुटेजेस को कभी ढंग से नहीं देखा, और वो फुटेजेस यूं ही 40 सालों तक साइड में पड़ी रही। और 40 सालों के बाद एक और फिल्म मेकर्स के दल ने ये डिसाइड किया कि वो न्यू गिनी के जंगलों में जाएंगे और माइकल के बारे में पता करेंगे, क्योंकि अब ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि माइकल अब तक मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और न्यू गिनी के जंगलों में ही रह रहा है। पर उन्होंने न्यू गिनी जाने से पहले उन फोटोज को देखने के लिए गए, जो फोटोज मिल्ट मैकलिन ने 40 साल पहले खींची थी। और उनको देखने के बाद उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या बला है। उन्होंने घंटों तक उस फोटोज को बड़े ध्यान से देखा। देखने पर उनको एक ऐसा फोटो मिला जो लिया तो थोड़ी दूर से गया था, जिसमें वो लोग जमीन पर खड़े होकर पानी की तरफ फोटो शूट कर रहे थे, जहां पर उनकी किसी तरह का एक बहुत बड़ा बोट रेस चल रहा था। पर उनके ट्राइब्स में एक ऐसा आदमी था जो बिल्कुल ही अलग दिख रहा था। वो एक लंबा गोरा आदमी था जो बहुत आराम से फोटो में उभर कर आ रहा था। हालांकि फोटो की क्वालिटी थोड़ी खराब थी, पर ये आराम से पता चल रहा था कि वो एक लंबा, पूरा नंगा, गोरा और दाढ़ी वाला इंसान था, जो कि बिल्कुल माइकल रॉकफेलर की तरह ही दिख रहा था। और जैसे ही ये फोटो बाहर आई, दुनिया भर में अफवाहें फैलने लगी कि माइकल ने अपने अरबों की संपत्ति को छोड़कर एक आदिवासी कबीले के बीच में जाकर आदिवासी की तरह जीवन जीने का फैसला कर लिया है। पर फिर भी ये पक्का बोला नहीं जा सकता था कि हो सकता है कि वो माइकल नहीं बल्कि कोई और गोरा व्यक्ति हो जो किसी मिशनरी के काम से वहां रह रहा हो। पर ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, इसलिए ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई थी। ये फोटोज जब दुनिया के सामने आई तब ऑलमोस्ट 50 साल बीत चुके थे उस दिन से जब माइकल गुम हुआ था। नेशनल ज्योग्राफी के एक पत्रकार, जिसका नाम था कार्ल हॉफमैन, जो बचपन से ही माइकल के रहस्यमय गुमशुदगी के खबरों को सुनते हुए बड़ा हुआ था, उसने डिसाइड किया कि वो न्यू गिनी जाएगा और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा और इसकी तह तक जाएगा। वो एक ट्रांसलेटर के साथ न्यू गिनी पहुंच गया और उस असमत आदिवासियों के साथ महीनों रहकर उनका विश्वास जीता। तब उन ट्राइब्स ने कार्ल को एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाई, पर एक वार्निंग देते हुए कि अगर इस कहानी को उसने किसी और को गलती से भी बता दिया
तो उसके पूरे गांव को मार दिया जाएगा। कार्ल को जब ये बात पता चली तब तो उसने किसी को भी नहीं बताया और वो वापस आ गया। पर वापस आने के बाद उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था सेवेज हार्वेस्ट और इस बुक में उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि आखिरकार माइकल के साथ 19 नवंबर 1961 को उसके पानी में तैरना शुरू करने के लगभग 24 घंटे के अंदर क्या हुआ था। वो लगभग 5 से 10 मील की दूरी तैरकर किनारे की तरफ मदद की उम्मीद में जा रहा था और उस वक्त समुद्र के किनारे 3 असमत ट्राइब के सबसे बुजुर्ग लोग फिन, जिम और पेप लगभग दूसरे 50 आदिवासियों के साथ 8 नाव पर बैठे हुए थे। असल में वो कहीं जा नहीं रहे थे बल्कि वो तो बस बैठकर चिल कर रहे थे। एकदम नदी के मुहाने पर ये वही नदी था जिसकी बहाव के चपेट में आकर माइकल और उसके टीम का ये हाल हुआ था और ये आदिवासी इसी नदी पर आराम से बैठे हुए थे और अपने नाव पर बैठे धूम्रपान कर रहे थे। वो सभी लोग लगभग पूरे नंगे ही थे और घुटने के कोहनियों पर कुछ बांध भी रखा था। नाक और कानों में उन्होंने अजीब से बड़े बड़े छेद कर रखे थे और उनमें अजीब सी रिंग लगा रखी थी और घुटनों और कोहनियों पर कुछ बांध रखा था। पर वो तो वहां बस बैठे हुए थे और आराम फरमा रहे थे। पर तभी अचानक से जिम, जो कि सबसे उम्रदार लोगों में से एक था, उसने कुछ तो देखा कि किसी प्रकार की कोई चीज जो समुद्र से किनारे की तरफ बहते हुए आ रही थी, कुछ सफेद सी चीज। तब उसने सभी को उधर देखने का इशारा किया और कहा, देखो, लग रहा है कि कोई सफेद मगरमच्छ है जो कि उनकी तरफ आ रहा है। वो उसी को ध्यान से देख रहे थे और वो चीज धीरे धीरे उनकी तरफ आती जा रही थी, पर उनको सब्र नहीं हो रहा था और उन्होंने चप्पू चलाना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि वो चीज आखिरकार है क्या, क्योंकि यदि ये चीज उनके लिए कोई खतरा हुआ तो उससे उनको निपटना भी पड़ेगा। इसलिए वो एकदम रेडी थे और धीरे धीरे 8 नावों को उस सफेद चीज के पास ले गए। उनमें से कुछ ने तो अपने भाले भी उठा रखे थे और हमला करने के लिए एकदम तैयार थे। पर जैसे ही वो लोग उस चीज के करीब पहुंचे, वो देखकर बिल्कुल ही हैरान थे कि जिसको वो कोई मगरमच्छ या कुछ और समझ रहे थे, वो तो आखिर में एक इंसान निकला। वो भी एक गोरा व्यक्ति जो अपने पीठ के बल तैर रहा था और उससे एक अजीब सी चीज बंधी हुई थी जिसके जरिए वो पानी पर तैर रहा था। पर वो जल्द ही ये समझ चुके थे कि वो उनके लिए कोई खतरा नहीं था। उन्होंने अपने भाले नीचे रख दिए और हंसने लगे, क्योंकि जिसको वो पता नहीं क्या समझ रहे थे वो तो क्या निकला। और तब वो इंसान, जो कि माइकल रॉकफेलर ही था, उसको उन्होंने अपने बोट के ऊपर रख दिया और तभी माइकल रॉकफेलर वैसे ही बोट में पड़े पड़े ऊपर देखा और उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 10 मील लंबा सफर तैर कर आखिरकार यहाँ पहुंच ही गया और ये कबीले के लोग उसको बचाने के लिए यहाँ आए हैं। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो ऐसे ही वहां पड़ा रहा क्योंकि उसने अपने सारी एनर्जी तैरने में लगा दी थी। वो बस वही नाव पर पड़ा हुआ था। तभी सभी आदिवासी लोग एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। कभी वो एक दूसरे को देख रहे थे तो कभी माइकल को, और अंत में उन्होंने एक दूसरे को देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। और तब वो सब लोग अपने 8 नावों को चलाकर किनारे की तरफ ले जाने लगे और नाव चलाते हुए वो एक अजीब सा मंत्र जाप कर रहे थे। हालांकि माइकल ने असमत ट्राइब्स के बारे में बहुत सारी जानकारी ले रखी थी और उसको लगता था कि उसको इन ट्राइब्स के बारे में सब कुछ पता है, पर इस मंत्र के बारे में उसको कभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि इस मंत्र का असल में क्या मतलब है। माइकल इस मंत्र से मंत्र मुग्ध हो चुका था और वो उनसे ये पूछने लगा कि आखिर इस मंत्र का क्या मतलब है। पर उस वक्त वो ट्राइब्स उसको एकदम से इग्नोर करते जा रहे थे और बस चप्पू चला रहे थे। फिर माइकल भी आराम से बोट में लेटकर उनके उस मंत्र को सुनने लगा और जमीन तक सुरक्षित पहुंचने का इंतजार करने लगा। पर तभी अचानक से उनका मंत्र जाप बंद हो गया और नाव भी धीमा होने लगा। तभी माइकल मुश्किल से उठकर किनारे की तरफ देखा। वो चीज देखकर वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसको अपने गांव में ले जाएंगे ताकि वो वहां जाकर अपने और रैनी के मदद के लिए किसी अथॉरिटी से कांटेक्ट कर पाए। पर ये लोग माइकल को जहां लेकर जा रहे थे वहां कोई भी गांव नहीं था, बल्कि वो तो एक खुला एरिया था जहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था।
इसलिए माइकल उन आदिवासियों से बार बार पूछने लगा कि तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो। पर जाहिर सी बात थी कि उनके बीच एक बहुत ही बड़ा भाषा का अंतर था, इसलिए माइकल के लिए कुछ भी समझना और समझा पाना बहुत ही मुश्किल था। पर तभी एक असमर्थ ट्राइब्स में से एक व्यक्ति उसकी तरफ देखा और हंसने लगा, और फिर एक और, इसी तरह एक एक करके ज्यादातर लोग उस पर हंसने लगे। पर माइकल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उन सभी ने हंसना बंद कर दिया और अचानक से उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, और तभी ट्राइब्स नाव को रोककर उतरने लगे। पर माइकल को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। वो उस वक्त बहुत ही डरा हुआ था और बोट से उतरने से उसने साफ मना कर दिया, और बोट से उनके साथ उतरने के बजाय वो उस बोट में ही पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो कोशिश कर रहा हो कि किसी तरह वो इन लोगों से दूर जा सके। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा कि यदि आप मैच्योर नहीं हैं या आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो प्लीज़ आप इस पार्ट को स्किप कर दें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग या ग्राफिक हो सकता है। ये देखकर उन ट्राइब्स का एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले उसके ऊपर हंसना शुरू किया था, वो माइकल की तरफ बढ़ा और उसके आगे खड़ा हो गया, और उस मंत्र को बोलते बोलते ही उसने एक बड़ा सा स्माइल किया, एक भाला उठाया, और उसके बाद वो भाला उसने सीधा माइकल के छाती के साइड में घुसा दिया। इस टाइम जो ट्राइब्स के दूसरे लोग थे वो सिंग से बने हॉर्न को बजा रहे थे, और माइकल दर्द के मारे चीख रहा था, और उसके पास इतना ताकत नहीं बचा था कि वो अपना बचाव कर सके। वो बस उस बोट पर ही घसीट कर पीछे जाने की कोशिश कर रहा था और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। और जब वो ऐसा कर रहा था तभी उस व्यक्ति ने दोबारा से उस भाले को एक बड़ी सी स्माइल करते हुए माइकल के सीने में दूसरी तरफ घुसा देता है। और जब उसने भाले को बाहर निकाला, माइकल उस असहनीय दर्द को झेलते हुए चिल्ला रहा था और अपनी पूरी जान लगाकर वो उस बोट के किनारे से बाहर कीचड़ में गिर पड़ा। वो बस किसी तरह उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, और तभी उन ट्राइब्स में से दो लोग आए और उसके दोनों हाथों को नीचे से पकड़कर उठाया और उसको उठाकर जंगल की तरफ एक खाली जगह पर ले जाने लगे, और उसे समुद्र के किनारे से घसीटते हुए वो उसे जंगल की तरफ ले जाकर वहां जंगल के खुले एरिया के बीच में उसे ले जाकर घुटने के बल बिठा दिया। और माइकल अपने हाथों से अपने दोनों साइड के घावों को बंद करने की कोशिश कर रहा था। उन ट्राइब्स के लोगों ने अब माइकल के चारों तरफ एक घेरा सा बना लिया था और उस मंत्र को गाए जा रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति उसके पास गया और उनके सर को पकड़कर आगे की ओर खींचा, जिससे कि उसके गर्दन का पीछे का भाग दिखने लगा। सब लोग लगातार मंत्रों का जाप किए जा रहे थे और हॉर्न को बजाए जा रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति माइकल के पास गया और एक कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पर वार कर दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा नहीं था कि उन असमर्थ ट्राइब्स को ये पता नहीं था कि माइकल कौन है। वो ये जानते थे कि वो यहाँ पहले भी काफी बार आ चुका है। उन्हें पता था कि कुछ महीने पहले भी माइकल और उसका टीम आकर उसके बनाए हुए बेहतरीन पोल्स का सौदा करने आए थे, और उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई गोरा आदमी आकर उनके पवित्र कलाकृतियों को लेकर जाए और म्यूजियम में सजा दे। इसलिए उनके मन में माइकल और उनके साथियों के लिए बहुत ही गहरी नफरत भरी पड़ी थी। इसी वजह से उन्होंने कभी भी माइकल को उनके बनाए हुए सबसे बेहतरीन पोल्स नहीं दिए थे और न ही वो देना चाहते थे। पर जब उन्होंने माइकल को जादुई रूप से नदी में तैरते हुए देखा, और देखते ही जो उस ग्रुप के बुजुर्ग लोग थे उन्होंने एक दूसरे को देखा और इशारों ही इशारों में उन्होंने सहमति जताई कि अब अनुष्ठानिक तरीके से वो माइकल को मार डालेंगे और अपने मरे हुए योद्धाओं का बदला लेंगे, क्योंकि उनके कबीले के कई लोगों की जान गोरे लोगों ने भी ली थी। पर अब तो उन्होंने माइकल का सर धड़ से अलग कर दिया। पर वो यही नहीं रुके, उन्होंने अब भी उन मंत्रों का गाना जारी रखा और एक एक करके उनमें से एक एक लोग आकर उसके बॉडी के टुकड़े करने लगे, और लिटरली वो उसकी बॉडी के कई टुकड़े कर चुके थे। उन्होंने उसके मांस और हड्डियों को अलग कर दिया और जल्दी ही आग में जलाकर पकाया
और उन सब ने मिलकर उसके बॉडी का लगभग हर पार्ट खा लिया। पर जो उसका दिमाग था उसको खाने का अधिकार सिर्फ उनके बुजुर्ग सदस्यों का ही था। फिन, जिम और पेप, सिर्फ ये 3 सदस्य ही थे जिसको उसके दिमाग को खाने का अधिकार था। फिन सबसे बुजुर्ग सदस्यों में से एक था। उसने तो माइकल के खोपड़ी को अपने साथ गांव में ले जाकर उसको अच्छे से पेंट करके अपने पास ऐसे संभाल कर रख लिया जैसे कि वो कोई ट्रॉफी हो। कुछ दिनों बाद जब वहां पर माइकल की खोज के लिए खोजी दल जब इस असमर ट्राइब्स के कबीले में गए, तब उन्होंने एक शब्द भी चू नहीं किया कि माइकल के साथ क्या हुआ, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो पश्चिमी देशों के लोग इन पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। और इसीलिए ये जानकारी कई दशकों तक बाहर नहीं निकली जब तक कार्ल हॉफमैन ने उनके बीच जाकर इस जानकारी को नहीं निकाल लिया और इसके ऊपर बुक नहीं लिखी। और वो बुक थी सेवेज हार्वेस्ट। बहुत सारे लोगों ने जब इसे पढ़ा तो हमेशा से इसके ऑथेंटिसिटी को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहे, क्योंकि माइकल की गुमशुदगी को लेकर हमेशा से ही काफी सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रही हैं। इसलिए ये बात पूरी प्रमाण के साथ नहीं कहा जा सकता कि माइकल के साथ यही हुआ था। इसलिए बड़ी बड़ी संस्थाओं ने यही माना कि माइकल मदद पाने के लिए किनारे तक पहुंच नहीं पाया और बीच में ही कहीं समुद्र में डूब गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही कहानियां हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।